गरीब परिवार ने खाया पहली बार केक। सुबह सुबह चांदनी की अमीर पड़ोसन पिंकी उनके घर आकर नाक पर हाथ रखकर कहती है, ओहो, कितनी स्मेल हो रही है। पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। एक तो छोटा सा घर, ऊपर से इतना बड़ा परिवार। अरे पिंकी बेटा, तुम हमारे घर पर सुबह सुबह कैसे? वो नमस्ते आंटी, दरअसल आज मेरी बेटी जूही का बर्थडे है, तो मैंने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए आप सबको इनवाइट करने आई थी। तो शाम को 6 बजे आप सब आ जाना डिनर पर, वहीं है, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कहती हो तो हम आ जाएंगे, निश्चिंत रहो। पिंकी चली जाती है तो कांति के 2 पोते पोती राधिका और अर्जुन बात सुनकर कूदने लगते हैं। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा, शाम को जाएंगे पार्टी में, आज तो मजा आएगा। मैंने कभी नहीं देखा कि बर्थडे पार्टी कैसी होती है, और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। माँ ने तो हमारा जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं, आज हमें पता चल जाएगा जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। ये बच्चे भी ना, खैर हमारी ही गलती है, हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। तू चिंता मत कर, कभी हम भी मना लेंगे। शाम को 6 बजते ही कांति का गरीब परिवार अमीर पड़ोसन के घर पर शानदार जन्मदिन पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसके बहू बेटे, दोनों पोते पोती, पति और छोटा बेटा और बेटी आते हैं। कुछ देर बाद पिंकी की 9 साल की बेटी जूही बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन कर आती है और उसके सामने 3 मंजिल का बहुत बड़ा केक होता है, जिसे देखकर चांदनी के दोनों बच्चे अर्जुन और राधिका हैरान हो जाते हैं। माँ ये इतना बड़ा, एक के ऊपर एक क्या रखा है? हाँ माँ, मुझे बताओ ना, और ये पटाखे से क्यों जला रखे हैं, और जूही इसका क्या करेगी? बेटा ये केक होता है जो जन्मदिन पर सारे बच्चे काटते हैं अपनी इच्छा मांगकर। ये बहुत सुंदर सुंदर होते हैं और अभी ये खाने को भी मिलेगा। तो हमारे जन्मदिन पर आपने पहले क्यों नहीं मनाया? आप तो हमारे लिए कभी केक नहीं लेकर आई, इतना बड़ा केक आप भी लेकर आओगी? अरे बेटा, हम बहुत गरीब हैं, इस बड़ी से बर्थडे पार्टी को देने के लिए तुम्हारे अंकल आंटी ने बहुत पैसा लगाया होगा, पर कोई बात नहीं, हम एक दिन जरूर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, चाहे छोटा सा ही सही। माँ मुझे भी केक काटना है, आप हमारा भी जन्मदिन मनाना ना, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ओहो बच्चों, अभी जिद मत करो, जूही का केक कटने वाला है ना, वहाँ पर ध्यान दो, तमाशा मत करो यहाँ पर। तभी सभी लोग जूही के लिए तालियां बजाते हैं जहाँ वो केक काटती है। आओ बच्चों, जूही को अपनी माँ के बने हाथ के लड्डू तोहफे में दे दो और केक भी खा लेना, वो केक दे रही है सबको। ठीक है पापा। दोनों बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ जूही के पास केक लेने आते हैं। वो उनके हाथ में केक देती है कि राधिका का हाथ जूही के 3 मंजिला केक पर लग जाता है और वो गिरकर सारा खराब हो जाता है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मेरा फेवरेट केक था और तुमने मेरा बर्थडे केक गिरा दिया। पता भी है ये कितना महंगा आया था, मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। तुम गरीब लोगों को कुछ नहीं आता है। मॉम, आपने इनको क्यों बुलाया? देखो ना इन्होंने क्या किया। माफ कर दो जूही, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये लो, माँ ने तुम्हें लड्डू दिए हैं, तुम्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। गुस्से में जूही राधिका के हाथ से वो लड्डू लेकर जमीन पर फेंक देती है। अपनी 2 कौड़ी की लड्डू अपने पास रखो। माँ, इन्हें यहाँ से भगा दो, मेरा बर्थडे खराब हो गया। अगली बार से माँ इन गरीब लोगों को मत बुलाना। तुम बच्चों से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं? कर दिया ना मेरी बेटी का मूड खराब। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम सबको बुला लिया। अब जाओ यहाँ से। जूही अपने कमरे में चली जाती है और पिंकी की बातों से पूरा गरीब परिवार जलील हो जाता है और वो भी अपने घर चले जाते हैं। वहीं बच्चों को केक खाने का और जन्मदिन मनाने का बेहद मलाल होता है। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आपने हमारा जन्मदिन कभी क्यों नहीं मनाया? हमें भी ऐसा ही मनाना है, हमें भी केक चाहिए 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 चाहिए। हाँ माँ, अर्जुन सही कह रहा है, हमारी क्लास के सब लोग हमें गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमने कभी केक भी नहीं खाया है। अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हारा अच्छे से जन्मदिन मनाऊंगी अगले साल, ठीक है? और दोनों का अलग अलग आता है, इसीलिए एक साथ जन्मदिन मनाऊंगी। माँ जी, इसमें आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ बहू। 5-6 महीने तक चांदनी उनके जन्मदिन की तैयारी करती है। पैसे जोड़कर थोड़े गुब्बारे और केक बनाने का सामान ले आती है और कुछ कपड़ों की कतरन ले आती है, जिन्हें सिलकर वो अपने दोनों बच्चों के कपड़े तैयार करती है। और एक दिन पूरा परिवार मिलकर बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए घर को सजाता है।
चांदनी अपने हाथ से कुकर में केक बनाकर तैयार करती है। तभी उसका पति दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें लाता है। चलो बच्चों, आराम से चलो आगे। ऐसा क्या तोहफा दे रहे हैं आप हमें? अरे भूल गई तू, माँ और सब मिलकर हमारा जन्मदिन मना रहे हैं आज। अरे हाँ। चलो दोनों बच्चे अपनी पट्टी हटा लो। जैसे ही दोनों बच्चे आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी घर की सजावट देखने को मिलती है और उनके दादा दादी गुब्बारे को फोड़कर सब एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे प्यारे बच्चों राधिका, अर्जुन। अरे वो कितनी अच्छी सजावट की है आप लोगों ने, आप सबने मिलकर की है। और हमारा केक तो देख कितना अच्छा बनाया है माँ ने, और तो इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है। तो भी अच्छी लग रही है, माँ और दादी ने मिलकर हमारे कपड़े जो बनाए हैं। बच्चों अब जल्दी से अपना केक काटो, मुझे तुम्हारे जन्मदिन का केक खाना है। और ये देखो तुम्हारा तोहफा, कलर बॉक्स और ड्राइंग फाइल। वाओ, वैसे चाचू आप हमारे लिए क्या लाए हो? बेटा मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, पर हाँ अगली बार ले आऊंगा। फिलहाल ये चॉकलेट रख लो। कोई बात नहीं, आप सबने मिलकर हमें ये तोहफा दिया, वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमने तो कभी ना केक देखा था ना खाया था। ओहो बच्चों, अब केक भी काट के खिला दो। हाँ हाँ, रुको रुको दादी। फिर दोनों बच्चे एक साथ केक काटकर अपने घर वालों को खिलाते हैं और अपने घर में बने पहले जन्मदिन से बेहद खुश होते हैं। घर में सब कुछ खुश देखकर तीनों मर्द कहते हैं, हम इतने गरीब हैं और ना हमारे पास ढंग का काम है, जिसके चलते हमने अपने बच्चों को कभी जन्मदिन मनवाया ही नहीं। क्या करें पिताजी, हमारा काम ही ऐसा है। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर को निकाल दिया है, तो मालिक ठीक से काम के पैसे नहीं देते। इतना नकारा बाप हूँ कि अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे खेत में फसल भी ठीक से नहीं हो रही, लेकिन मैं अगले साल इन बच्चों का बहुत अच्छा जन्मदिन मनाऊंगा, जैसे अमीर घर में होता है। ये मेरा वादा है आपसे। मैं भी भैया इसमें शामिल हूँ। तीनों मर्द अपने बच्चों का अच्छा जन्मदिन मनाने के लिए काफी समय तक मेहनत करते हैं और आखिरकार पैसे जमा करके उनके असली जन्मदिन पर एक चीप से रेस्टोरेंट में हॉल बुक कराते हैं, जहां बहुत सुंदर सजावट होती है। 3 मंजिल का केक आता है, जिस पर दोनों बच्चों का नाम और सुंदर से कैंडल्स लगे होते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े दिलाकर पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। ये तो जूही के बर्थडे पार्टी से भी ज्यादा अच्छी बर्थडे पार्टी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। पापा, चाचू, दादू, आपने मिलकर किया है ना? हाँ मेरे बच्चे। अजी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे माफ करना चांदनी, पिछली बार तुमने बच्चों का बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया और मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, इसीलिए अपने बच्चों की आंखों में वो खुशी देखना चाहता था जो अब दिख रही है। अरे अब खुशी के मौके पर दुख वाला चेहरा मत बनाओ। चलो चलो केक खिलाओ, बढ़िया केक लग रहा है, फल वाला। तो माँ ये फल वाला नहीं, फ्रूट केक बोलते हैं। खास ऑर्डर पर बनवाया है हमने। अच्छा अच्छा। फिर दोनों बच्चे बड़ी धूमधाम से अपना केक काटते हैं और राजू पार्टी पॉपर्स फोड़ता है, जहां और भी अमीर घर के बच्चे आए थे, और जूही भी सॉरी मांगती है। फिर सारे बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं। इस तरह उन गरीब बच्चों का एक अमीर की तरह भी जन्मदिन बन जाता है। पर उनके लिए सबसे अच्छा और पहला जन्मदिन वही होता है जो उनकी माँ ने उनके लिए घर में मनाया था। इस तरह राजू और चांदनी के बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दुर्गेश्वरी के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक उसका बेटा था और एक बेटी थी, जो रंग से बहुत ज्यादा काली थी। लेकिन उसका बेटा मोहित बहुत सुंदर और गोरा था, और उसी के चलते उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं मोहित एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी माँ दुर्गेश्वरी को बताया। लेकिन दुर्गेश्वरी अपने बेटे की शादी एक अच्छे परिवार की लड़की यानी संस्कारी लड़की से करवाना चाहती थी। इसी के चलते वो अपनी पसंद की लड़की से मोहित की शादी करवा देती है। अपनी माँ की बात मानने के अलावा मोहित के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसकी पसंद की लड़की से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ उनका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? इसे ऊपर कर लो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। दुर्गेश्वरी के कहने पर उसकी बहू अपने घूंघट को ऊपर कर लेती है, जिसके बाद जैसे ही मोहित की नजर अपनी पत्नी के ऊपर पड़ती है, वो गुस्से से कहता है, क्या आपने तो मुझे कहा था कि जिसे आप शादी करवाओगे वो बहुत अच्छी होगी, लाखों में एक होगी। अरे आपने इससे मेरी शादी करवाई है, ये तो कितनी काली है। पहले ये काली बहन थी और ऊपर से अब मुझे पत्नी की शक्ल भी काली कलूटी ही देखनी होगी। बेटा ये तो क्या कह रहा है? ऐसा नहीं कहते, काला गोरा कुछ नहीं होता।
बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। करते रहो आप इस काली कलूटी का गृह प्रवेश। मोहित ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बिस्तर पर लेटकर कहता है, समझ ही नहीं आता कि ये क्या मनहूसियत मेरी जिंदगी में फैला रखी है मेरी माँ ने। पहले तो मेरी काली बहन ही थी और अब मेरी काली पत्नी भी आ गई है। मोहित ऐसा कहकर सो जाता है। तो वहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी दुर्गेश्वरी अपनी बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है। जाने दो सलोनी बहू, मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, शायद अभी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए थोड़ा गुस्सा कर गया। तुम घर में आ जाओ। दुर्गेश्वरी के कहने पर सलोनी घर के अंदर आ जाती है। वहीं बहुत मायूसी के साथ सलोनी की सुहाग रात गुजरती है। अपने पति के कमरे में जाने के बाद भी उसे जमीन पर ही सोना पड़ता है। अगले दिन सलोनी समय पर उठ जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती है। जैसे ही मोहित नाश्ता करने के लिए आता है, अपनी पत्नी सलोनी का चेहरा देखते ही वो कहता है, मुझे नहीं करना इसके काले हाथों का बना हुआ नाश्ता। इतने में मोहित की बहन प्रिया आती है, जो कि आते ही अपनी भाभी से कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी, जल्दी जल्दी दे दो, आपने क्या बनाया है आज नाश्ते में? मोहित गुस्से से जाते हुए कहने लगता है, हाँ हाँ खाओ, आखिर तुम दोनों की जोड़ी भी तो परफेक्ट लगती है। दोनों ही काली कलूटी हो। मनहूसियत तो तुम दोनों ने ही इस घर में फैलाई है। तुम जैसे मनहूस के हाथ का खाना खाऊंगा तो मेरा दिन भी मनहूसियत में हो जाएगा। मोहित फिर से ऐसा बर्ताव करके अपने कारखाने में चला जाता है। वहां जाने के बाद वो सभी के हाथों में ग्लव्स, पूरे कपड़े पहने हुए और मुंह पर मास्क लगाए देखता है। जिसके बाद वो एक कर्मचारी से पूछता है, ये सब पूरे कारखाने में क्या हो रहा है? सब लोगों ने हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और पूरे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें नहीं पता क्या, पूरे शहर में एक वायरस फैला हुआ है जिसके चलते पूरे शरीर पर बहुत ही बुरे दाने हो जाते हैं। तभी मोहित का मालिक उसके पास आता है और उसे ग्लव्स और मास्क देते हुए कहता है, अरे मोहित, तुम्हें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शहर में क्या चल रहा है। जल्दी से ये ग्लव्स और मास्क पहन लो, नहीं तो तुम्हें भी ये वायरस लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम अ स्ट्रांग मैन। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे वायरस नहीं लगने वाला। आप लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग ही लगाओ, मैं ऐसे ही जाकर काम कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट में भरे हुए मोहित को भी उसी शाम तक वायरस लग जाता है और पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। कारखाने में भी लोग उसे देखकर दूर भागने लगते हैं, जिसके चलते उसका मालिक वायरस टीम को इन्फॉर्म कर देता है और उसे घर जाकर किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान को छूने से मना कर देता है। जैसे ही मोहित घर लौटता है, वो शीशे में अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है और रोते हुए अपने परिवार से कहता है, मैं वायरस से पीड़ित हो चुका हूँ, तुम लोग मुझे छूना मत। थोड़ी ही देर में वायरस टीम आने वाली है, वो मुझे क्वारंटाइन के लिए ले जाएगी। मोहित के कहे अनुसार वायरस टीम आती है और उसे ले जाती है। जिसके बाद मोहित की पत्नी, बहन और माँ रोने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं, जिसके चलते अब उनके घर में परेशानियां शुरू होने लगती हैं और घर का राशन भी खत्म हो जाता है। मोहित आने से पहले कुछ पैसे अपनी अलमारी में रखकर चला गया था, जिन पैसों को लेकर सलोनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मोहित जी अपनी अलमारी में कुछ पैसे रख गए थे, मैं इन पैसों से घर के लिए राशन ले आती हूँ। चलो प्रिया, तुम मेरे साथ चलो। सलोनी उन पैसों को लेकर बाजार में पहुंच जाती है, जहां उसे चारों तरफ दुर्गा माँ की तस्वीर, उनकी चुन्नी, उनकी चूड़ियां और उनके पूजा पाठ का सारा सामान दिखाई देने लगता है। हाँ, मुझे याद आया, दुर्गा माँ के नवरात्रि आ रहे हैं, सभी लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, देखो ना चारों तरफ बाजार कितना भरा हुआ है और इसी वक्त लोग चूड़ियां बहुत खरीदते हैं। क्यों ना हम भी चूड़ियां बेचने का काम करें, कल हमारी भी चूड़ियां बहुत बिकेंगी। सलोनी को प्रिया का सुझाव अच्छा लगता है, जिसके चलते दोनों ननद भाभी मार्केट से प्यारी प्यारी चूड़ियां खरीद लेती हैं और उन्हें घर ले आती हैं। उनके हाथों में राशन न देखकर ढेर सारी चूड़ियां देखती ही दुर्गेश्वरी उनसे पूछती है, तुम दोनों तो राशन लेने गए थे, ये इतनी सारी चूड़ियां क्यों ले आए? सलोनी और प्रिया दोनों मिलकर दुर्गेश्वरी को दुर्गा माँ की नवरात्रि के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर दुर्गेश्वरी समझ जाती है। अगले दिन दोनों ननद भाभी सारी चूड़ियां लेकर बाजार में जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन उनके काले रंग की वजह से कोई भी उनसे चूड़ियां नहीं खरीदता। छी 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 छी, कौन खरीदेगा इन लोगों से चूड़ियां? इनका रंग तो देखो कितना काला है और कितनी बुरी बुरी चूड़ियां लेकर बैठी हैं। इन्हें देखकर मेरा आज का दिन कहीं खराब ना हो जाए। सुबह से शाम हो जाती है, ऊपर से लोगों के ताने सुनकर दोनों भाभी ननद को बहुत बुरा लगता है। शाम को मायूसी के साथ वो वापस घर लौट आई और उनकी एक भी चूड़ी नहीं बिक पाती। इसी के चलते वो अपनी टोकरी से सारी चूड़ियां उठाकर गुस्से में बाहर लाकर तोड़ देती हैं। नहीं बिकेंगी हमारी एक भी चूड़ी, कोई हमें पसंद ही नहीं करता। सही कहा आपने, हमने बेकार में पैसे वेस्ट कर दिए, तोड़ दो ये सारी चूड़ियां भाभी।
वो सारी चूड़ी तोड़कर वापस घर में आ जाती हैं, जहाँ उन्हें वापस से उतनी ही चूड़ियाँ टोकरी में दिखाई देती हैं। हमने तो सारी चूड़ियाँ तोड़ दी थी, फिर ये कहाँ से आईं? सलोनी इतना कहती ही है कि तभी दरवाजे पर 5 औरतें आती हैं और कहती हैं, क्या ये चूड़ी बेचने वाली का घर है? हमने सुना है तुम्हारे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं और ऐसी चूड़ियाँ पूरे गांव में किसी के पास नहीं। क्या हमें यहाँ चूड़ियाँ मिल जाएंगी? मुझे तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ चाहिए। घर पर आए हुए ग्राहकों को देखकर वो दोनों ननंद भाभी उन्हें उनकी पसंद की चूड़ियाँ दे देती हैं, जिसके बाद वो औरतें उन्हें कह कर जाती हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारा व्यापार ऐसे ही सदा बरकरार रहे और तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी न हो। उनके जाने के बाद दोनों ननंद भाभी बहुत खुश होती हैं और जितनी चूड़ियाँ उन्होंने उस टोकरी के अंदर से बेची होती हैं वो वापस से उतनी ही भर जाती हैं। वहीं जिन कदमों से वो 5 औरतें घर पर आई थी वो लाल पैरों के निशान में बदल जाते हैं, जिसे देखकर सलोनी कहती है, देखो प्रिया, ऐसे पैर के निशान तो केवल माता के होते हैं। इसका मतलब हमारे घर में 5 माताएं आई थी और हमने उन्हें अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। हम कितनी भाग्यशाली हैं। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलो इन कदमों को चूम लेते हैं। जैसे ही सलोनी और प्रिया उन कदमों को चूमती हैं, उनके सामने 5 माताएं अपने असली रूप में प्रकट हो जाती हैं। साक्षात 5 माताओं के दर्शन हमने अपनी आंखों से कर लिए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। सच्चे भक्तों की भक्ति में माताएं खुश होती ही हैं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी परेशानी भरे दिन अब खत्म हुए। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा कहने के बाद माताएं गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों ननंद भाभी चूड़ी बेचने का काम करती रहती हैं और उनका चूड़ी बेचने का काम बहुत जोर शोर से चलता है। बहुत ही जल्द उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वहीं मोहित का भी इलाज उन्हीं पैसों से करवा देती हैं, जिसके बाद मोहित अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।